अभी भी भारत एक बहुसंख्यक रूप से एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एक कृषि राष्ट्र है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में हम रहते हैं। क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को सपोर्ट करना एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का ही काम हो सकता है। इसके अलावा भारत के इस विशाल भूभाग में अलग अलग प्रकार से कृषि अर्थव्यवस्था अपना कार्य करती है। यह अर्थव्यवस्था मूलभूत रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से कार्य करती है, वहाँ पर आधारित है, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की यानी कि एग्रीकल्चरल लेबर्स की बहुत बड़ी डिमांड रहती है। जो लोग एग्रीकल्चरल लेबर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वे नहीं ले सकते हैं, वहाँ के घर की महिलाएं जो हैं वे अब खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में अपना पूरा योगदान देती हैं। तो शहरी महिलाओं की अलग समस्याएं, अलग चुनौतियां हैं, और ग्रामीण महिलाओं का मुख्य फोकस जो है, केंद्र बिंदु जो है, वह गांव में एग्रीकल्चर है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कृषि पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। एग्रीकल्चर एक तरह का घरेलू एंटरप्राइज है। किसान अपने खेत में बीज बोता है, उसमें उसे परिवार की स्त्रियों का सहयोग मिलता है। उसके बाद निरंतर देखभाल, फसल की कटाई, गुड़ाई, निराई, और उसके बाद उसको सहेज कर रखना। जो ग्रामीण परिवेश को करीब से जानते हैं वे यह बात समझते हैं कि इसमें से एक किसान का 50% कार्य उसके घर की महिलाएं ही संभाल लेती हैं। इसके अलावा मुख्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कि जो वह मूल रूप से खेत में उगा रहा है, उसके अलावा कुछ उसकी अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ब्रांचेस भी हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, मत्स्य पालन, डेयरी, या उससे एग्रीकल्चर, कृषि से जुड़े हुए गृह उद्योग। ये सब काम जो है ये ग्रामीण महिलाओं ने ही संभाल रखा है। लेकिन यह श्रम असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित श्रमिकों की संख्या में आते हैं, जबकि काम ये फुल टाइम लेबर के रूप में करते हैं। तो ऐसी महिलाओं के श्रम की सार्थकता को साबित करने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात है स्किल इम्प्रूवमेंट। यदि आप एक महिला को अच्छे से ट्रेन करेंगे कि उसे कृषि योग्य जानकारियाँ कैसे प्राप्त हों, हाई टेक्नोलॉजी द्वारा, इंटरनेट द्वारा, सैटेलाइट द्वारा, वह किस प्रकार से अपने कृषि और उसके उत्पादों में बढ़ोतरी कर सकती हैं, उनकी गुणवत्ता को सुधार सकती हैं, तो निश्चित रूप से वे इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ेंगी। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि आप घर की महिलाओं को ट्रेन कीजिए कि उन्हें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हम कृषि से जुड़ी हुई नवीनतम सूचनाएं अथवा नवीनतम तकनीक कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। या फिर कृषि के उत्पादों से नए नए प्रकार के उद्योग खोलना, ये भी महिलाओं को सिखाया जा सकता है। तीसरा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी कि स्वयं सहायता समूह। इसमें जो महिलाएं जिनके पास धन अधिक नहीं है, कैपिटल अधिक नहीं है, वे एक समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर जुड़ सकती हैं और सामूहिक रूप से कुछ कुछ उत्पादों का निर्माण कर सकती हैं। बाद में उन उत्पादों को बाज़ार में सामूहिक तौर पर बेचा जा सकता है। इससे होने वाली आय जो है उनके परिवार में सहायक होती है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमूल। ये गुजरात के दूध पालकों की स्त्रियों ने, वहाँ की महिलाओं ने मिलकर ये स्वयं सहायता समूह बनाया था, जिसका कि अब टर्नओवर लाखों करोड़ों रुपए हो चुका है। इसके बाद आता है उनको फाइनेंशियल पावर्स देना, यानी कि वो अपनी इच्छा से कहीं भी निवेश करें, किसी भी कृषि
आधारित उद्योग में निवेश करें या कृषि की गुणवत्ता सुधारने के लिए ही निवेश करें और अपने नाम से छोटे छोटे खेत खरीद लें और उनमें अपने मन माफिक जो है किसी टेक्नोलॉजिकल सहायता किसी टेक्नोलॉजिकल सहायता से अपने उत्पादों की बढ़ोतरी वे कर सकें। तो ये अगर स्त्री के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, फाइनेंशियल पावर्स ही नहीं होंगे, तो वह इस क्षेत्र में कदम आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसके लिए बैंकों से छोटे छोटे ऋण दिए जा सकते हैं जो कि आसान दरों पर वापस वसूल लिए जा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, जो कि इको फेमिनिज्म से भी जुड़ी हुई बात है, हमने पिछले कुछ अध्यायों में देखा कि किस प्रकार वंदना शिवा जैसी फेमिनिस्ट महिलाएं जो हैं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर स्त्रियों का अधिकार होना क्यों आवश्यक है। यदि हम कुछ इलाके स्त्रियों के निगरानी में छोड़ दें तो आप पाएंगे निश्चित रूप से उन भूभागों में जो वहाँ की जैविक संपदा है वह अधिक फलेगी फूलेगी, क्योंकि नेचुरली जो हैं वो नर्चरर्स होती हैं। स्त्रियां जो हैं वो उनके स्वभाव में ही पालन पोषण करने की प्रवृत्ति होती है, तो आसानी से उन्हें पानी उपलब्ध हो, ज़मीन उपलब्ध हो, स्वच्छ हवा उपलब्ध हो, तो वे निश्चित रूप से अपने कृषि योग्य कार्यों को अच्छे से कर पाएंगी। स्त्रियों की भूमिका जो है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वे ग्रामीण गरीबी और कुपोषण से लड़ने में भी कारगर साबित हो सकती हैं। हमारी सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं जिसमें ग्रामीण महिलाओं को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा सके। उसमें सबसे पहला है MKSP यानी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें सुचारू रूप से और क्रमबद्ध तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की कला जो है स्त्रियों को सिखाई जाती है। स्त्रियों को पैसा उपलब्ध कराया जाता है, ऋण उपलब्ध कराया जाता है और ऐसे कामों के लिए उपलब्ध कराया जाता है जहाँ पर उनकी आर्थिक स्थितियाँ मजबूत हों और वे जल्द से जल्द उस पैसे को लौटाने में सक्षम हो जाएं। फिर है NFSM यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसमें महिला कृषकों को क्रॉप बेस्ड ट्रेनिंग यानी जो भी वे फसल उगाना चाहती हैं, चाहे वो दलहन की फसल हो, चाहे अनाज हो या किसी और तरह की फसल हो, मछली पालन हो, मोतियों का फार्मिंग हो, तो जिस भी खेती में वे अपनी रुचि दिखा रही हों उससे संबंधित ट्रेनिंग उसे दी जाए, जिससे कि वह तकनीकी रूप से सक्षम होकर सफलता प्राप्त कर सके। इसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। इसका उद्देश्य है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, यानी कि स्वयं सहायता समूह, छोटे छोटे समूह 100-200 महिलाएं मिलकर और जो थोड़ी बहुत उनकी बचत है उनसे वह रॉ मटेरियल खरीद लें और उसके बाद अपने उत्पादों को शक्ल देकर उन्हें बाज़ार में सीधे ही बेच दें। उसमें कोई बिचौले की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार से मुनाफा जो है वह महिलाओं में समान रूप से बंट जाए। इसके अलावा ICAR-CIWA यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक संस्था है जो कि महिलाओं को इस अर्थव्यवस्था में केंद्र मानते हुए कार्य करती है। वह यह मानती है कि आज के युग में महिलाएं भी सक्षम रूप से अपनी कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कोई इस तरह की परियोजना की शुरुआत कर सकती हैं, कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं। इसके बाद आया वुमेन फार्मर्स एंटाइटलमेंट बिल 2011 में। इसमें महिला कृषकों को पानी की उपलब्धता, पट्टे दिए गए और क्रेडिट्स यानी कि ऋण लेने की सुविधाएं उनको प्रदान की गई, जिससे उन्हें अपना कोई उद्योग खोलने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके बाद आया NRCWA नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। इसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं कि किस तरह से
बीजों और अनाजों के संग्रहण की हम नवीनतम तकनीक ढूंढ सकें, कोस्टल इकोसिस्टम यानी कि समुद्रीय पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकें, और महिलाओं की एक्वाकल्चर यानी कि मछली पालन हुआ, मोती बनाने का काम हुआ, इसमें कैसे महिलाओं की जागृति हम उत्पन्न करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिला जिस भौगोलिक क्षेत्र की है, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कृषि योग्य जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे उस महिला को जोड़ा जा सके, क्योंकि वह वहाँ के कल्चर से, वहाँ की आबो हवा से सबसे परिचित होती है। उसे प्राचीन प्रैक्टिसेस पता हैं कि प्राचीन काल में उनके बुज़ुर्ग जो हैं किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते थे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान यहाँ रखा गया है। लेकिन अब ज़रूरत क्या है? हमें ज़रूरत है कि महिलाओं के लिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोलने की, जहाँ उन्हें विधिवत प्रशिक्षण दिया जा सके, उनके लिए प्रैक्टिकल्स आयोजित हों और वे खेतों में जाकर मूलभूत रूप से उस अर्थव्यवस्था की बारीकियों को समझ सके, जो उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग हो सके, और ख़राब फसल होने की जैसी स्थितियों में सर्वाइवल स्किल्स उन्हें आती हों, यानी कि कैसे उनसे उबरा जाए, निराश ना हो वो। अगर किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य वजह से फसल ख़राब हो गई है, नहीं हुई है, तो उस पे जुड़ा हुआ जो निवेश है वह बर्बाद न चला जाए। इस तरह की जो स्किल्स हैं ये महिलाओं को सिखानी बहुत आवश्यक है। बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाएं, अभी तक आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से परिवार में, राष्ट्र में, समाज में अपना योगदान दे रही हैं। तो क्यों ना उन्हें हम टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करें, क्यों ना हम उन्हें तकनीकी ज्ञान दें, विज्ञान से जोड़ें और उन्हें विधिवत प्रशिक्षण देकर अपने पैरों पर खड़े होना सिखाएं। इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है।